मैं अस्पताल की मीटिंग एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर-घूर के देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डालकर फौरन हटा ली थी। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने यह सुना था कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं किसी कैसे मर्द से इलाज करा सकती थी। मैं उस उलझन में शिकार थी कि ना जाने वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं उसके कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा भी था कि वो मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उसे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं इतनी उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आ गई और कहने लगी, मिसेस चंदन कौन है? मेरा पति कहने लगा कि ये मेरी बीवी है। मैंने चंदन का हाथ पकड़ लिया। वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर मैं और ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि चंदन मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। चंदन ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाए और मुझे समझाने लगा कि जाओ, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही में ही जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था कि आखिर डॉक्टर के तौर पर किसी मेल का औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े-बड़े शहरों में यह बातें गलत नहीं समझी जाती थी, लेकिन मैं गांव से थी। अब शादी के बाद चंदन के साथ शहर रहने लगी थी, लेकिन मेरी ताल्लुक गांव से ही थी, इसलिए बेहद झिझक हो रही थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम में अंदर ले गए। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। उसके बारे में मेरे पति ने कहा था कि वह एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर है। आज तक उसके हाथ में कोई भी ऐसा केस खराब नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफ़ी उम्रदराज होना चाहिए था, लेकिन वह तो नौजवान डॉक्टर था, यही कोई चंदन की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगी कि दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। यह सुनकर मेरा दिल और बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और वह कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझ सर से पैर तक देखा, फिर जो सवाल उसने मुझसे किया उसे तो सुनकर मैं सर से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगी, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 4। फिर पूछने लगा, पति से ताल्लुक बनाते समय खुश होती हो या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस सवाल का क्या जवाब दूं। सन की वजह से मेरी नज़रें झुक गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयाँ का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी पेट से हुई हो? मैंने कहा कि शादी के 1 साल बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मैं उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी क्योंकि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया था। मैंने जानबूझकर डॉक्टर से सच छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि सामने बेड पर लेट जाएं। मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूँ आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वह मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं? मुझे लगा जैसे उसके लफ्ज़ों में तंज था। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वह कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगे कि मैंने अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। उनमें से तो कभी किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही एतराज़ था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम ख़राब कर रही हैं। यह कहते ही डॉक्टर ने सामने टेबल पर रखी बेल बजाई और वह नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी।
जिससे उसने लॉक खोला था। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि उनके पति को अंदर बुलाओ। कुछ देर बाद ही चंदन नर्स के साथ अंदर आए। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी चेकअप को तैयार नहीं है। यह कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह सुनकर चंदन ने मुझे गुस्सैले नज़रों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी बीवी का मन बनाएं, उसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब दिल से राजी हो जाए तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर चंदन ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नजरें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए चंदन मुझे यही बातें सुनाता रहा कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो और हर जगह से मुझे मायूसी हुई है। उस डॉक्टर की गारंटी है कि उसके इलाज से इलाज गारंटी से होती है और केस कभी भी खराब नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। मुझे हर सूरत में अपने ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए और तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त ज़रूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। चंदन के मुँह से ये बातें सुनकर मैंने तड़प कर चंदन की तरफ देखा। मैंने कहा कि चंदन, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरा अबॉर्शन करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर से करें? मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने चंदन से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसे इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर चंदन ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वह गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, लेकिन अगर मैं उससे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वह गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले तो और भी ज़्यादा बढ़ा देता। वह ऐसा ही था, जज्बाती। इन 4 सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात पर एतराज़ उठाना चंदन को गुस्सा दिला देता है और गुस्से में वह पागल हो जाता है और फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता और चंदन का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वह मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने हमेशा गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी दोनों टांगें इस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर ज़िंदगी जीने की उमंग ख़त्म हो चुकी थी। वह चारपाई पर पड़े अंदर ही अंदर घूरते रहते थे और जब मैं 15 साल की हुई थी तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले काम करती थी। पापा के जाने के बाद तो उन्होंने वैसे ही काम करना था क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था और कमाकर मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था, इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। मम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वह मेरी फीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वह मुझे समझाती कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे ज़िंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया था क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब ज़िंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 20 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली का मायका हमारे गांव में ही था। एक बार जब वह अपने मायके आई तो मुझसे मिलने आई
और अपने इकलौते बेटे चंदन के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उनसे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मम्मी की सहेली को मैं बहुत पसंद आ गई थी और वैसे भी वो मम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए अपने बेटे चंदन के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी और चंदन की शादी को 5 महीने हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक कर निकली थी, क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर की ब्रेक लगने से रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड से टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही चंदन गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़े जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत है। मुझे तो ये इंसान दिमागी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे ज़िंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि कब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएगी और यह मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, उसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ा और घसीटने के अंदाज से कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लाकर गिराया और कहने लगा, बहुत ज़्यादा जवान चलानी आ गई है तुम्हें। मेरे सामने तुम जानती हो कि मुझे बेहद पसंद नहीं है। यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी आज माफ़ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज़ के साथ पेश आना। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा और तुम खामोशी से उसे चेकअप करवाओगी। जिस कदर गुस्से से चंदन मुझसे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात से इनकार करूँगी तो वह मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी जुनूनी गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह मुझे उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। अब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वह मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराने लगा था। फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं बेड पर खामोशी से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद कर दी तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी कि कौन सा चेकअप था जो लाइट बंद के मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा कि आपने लाइट क्यों बंद की है? वह कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। यह कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वह भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। अब वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी चंदन से हुई थी, वह दोनों माँ बेटे ही थे। चंदन का ना कोई भाई था न बहन। उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन चंदन का रवैया मेरे साथ ऐसा था कि कभी आग तो कभी पानी। उसकी मिजाज से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात को भी नज़रअंदाज कर जाता और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी, वह चंदन से मेरी खातिर लड़ जाती थी। कहती थी, क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? वह तो तुम्हारे सामने उफ भी नहीं करती। खुद में थोड़ा बदलाव लाओ। अब तुम शादीशुदा हो। हर वक्त का गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 1 महीना गुजरा था और 1 महीने में ही मैं चंदन से तंग आ चुकी थी। इस 1 महीने के अरसे में कई बार मैंने विनती करते करते रोते हुए चंदन को मनाया था। अगर वह किसी बात पर नाराज हो जाता और जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगती, वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वह मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। छोटी छोटी बात पर ही वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो। कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसा उसे पसंद है मैं वैसा ही काम करूं, लेकिन वह किसी तरह से भी राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो जो हाल मेरा चंदन ने किया था, सुनने वालों की शायद रूह कांप उठे। उन दिनों जब मैं पेट से हुई थी तो मेरी तबीयत सुस्त थी, इसलिए मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाए और वह खुशखबरी सुना दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हो सकता है जब यह खबर चंदन को मालूम हो गई तो वह सुधर जाएगा और मेरा ख्याल रखने लगेगा। लेकिन यह मेरी एक गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने चंदन को यह खबर सुनाई थी, एकदम ही वह गुमसुम सा हो गया था और आंखों में गुस्से से लाल होने लगी।
मुझे लगता था कि जैसे वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है। दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा था। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। यह तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में आई तो वह बहुत सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। जब मैंने साइड टेबल पर देखा तो वह सिगरेट के बुझे हुए टुकड़े से भरी पड़ी थी। मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने लगा कि हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने में है और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की चाहिल औरत, कुछ तो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चे की जिम्मेदारी में मुझे नहीं पड़ना। चंदन के मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, चंदन, ये तो भगवान की देन है और भगवान मर्जी से ही होता है, मेरे चाहने न चाहने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर चंदन कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी, भगवान की मर्जी से नहीं चलेगी। जब मैं चाहूँगा तब वह दुनिया में आएगा और जब मैं नहीं चाहूँगा तो कोई भी उसे दुनिया में नहीं ला सकता। चंदन की ज़बान से ऐसी बोल सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वह कहने लगा कि अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मैं 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा और तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूँगा। यह सुनकर मैं अचानक ही चंदन की तरफ देखा था। मैंने कहा, चंदन, मैं यह सब नहीं करवाऊंगी। यह तो एक गुनाह है। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ। मैं उस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। चंदन गुस्से से कहने लगा, तुम होती कौन हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, उसका फैसला भी मैं ही करूँगा। मुझे उसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना है। कहने के बाद उसे लैंप बंद कर दिया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि ना जाने अब वो क्या करेगा। सुबह चंदन के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। चंदन कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी कि चंदन, वह कहीं नहीं जाएगी और खबरदार, जो तुमने बच्चे को खत्म करवाने के बारे में भी सोचा। तो चंदन ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं सहमकर अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वो गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक घर नहीं आया था। अब मुझे चंदन की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वह अंधा हो जाता था और कुछ भी कर गुजरता था। मेरी सास मुझे तो कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन वह भी परेशान लग रही थी। 3 दिन बाद चंदन आया तो तब भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने खाना रखा तो उसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। मेरी सास भी यह सब तमाशा देख रही थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ, तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास चंदन को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि उसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच चुकी थी कि मैं अब उसकी बात पर कोई एतराज नहीं करूंगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। जब मुझे जिंदगी यही चंदन के साथ गुजारनी है तो फिर मैं चंदन के साथ लड़ झगड़ कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही चंदन कमरे में आया, इससे पहले कि मैं उससे यह सब कहती कि वह जो चाहता है कर ले, लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगा। मैं चीखती चिल्लाती रही। कहने लगा, मैंने बहुत आसानी से इस झंझट को खत्म करना चाहा था, लेकिन तुम भूल गई थी कि तुम मुझसे जिद करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे ही इस झंझट को खत्म कर दूंगा। मेरी सास मेरी चीख सुनकर दरवाजा बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा दहल उठा था और मेरी चीखों को सुनकर वह परेशान हो रही थी और रो रो कर दरवाजा बजा रही थी। चंदन से मिन्नतें कर रही थी कि चंदन, प्लीज दरवाजा खोल दो, ये जुल्म मत करो। लेकिन चंदन ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कई घर में चीख सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाजा बजा रही थी। चंदन से कह रही थी कि चंदन, भगवान के लिए जुल्म मत करो, दरवाजा खोलो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन चंदन ने दरवाजा नहीं खोला जब तक कि उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने वजूद को खत्म न कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। चंदन ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा उठी थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज ही नहीं मर जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सास से रोती हुई चंदन के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए इसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वह तो पत्थर बना बैठा था। मेरी सास ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे
अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन मैं अस्पताल में रही और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। चंदन ने मुझसे बिल्कुल ही बातचीत बंद रखी थी। मैंने भी चंदन से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी चंदन ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं उस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती का बुरी तरह से पछतावा हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं उस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी ज़िंदगी गुजार लेती। लेकिन अब मैं लाचार थी, उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला न मेरा बाप था और न मेरी माँ और न ही मेरे पास पढ़ाई थी। और चंदन मेरी उसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वह मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वह भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन चंदन खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं चंदन से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए चंदन से बातचीत करना शुरू कर दी। फिर उसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था। या तो चंदन के साथ ज़िंदगी गुजारती या फिर वापस अपने मायके चली जाती, और मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने चंदन से बातचीत करना शुरू कर दी। और जो कुछ हो चुका था और जो मैं खो चुकी थी वह मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक चंदन मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। उसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने से तो मुझे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, और वह थी तो मेरी फिर भी हिम्मत बनी रहती थी। और चंदन तो ऐसा था जैसे कि आज़ाद हो चुका था, क्योंकि साथ पहले कि माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छुट्टी मिल गई थी। अब तो रोज़ मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता, कभी बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा, अब मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से ख्वाहिशें खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ न बनूं। जब चंदन ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो फिर उसने मुझे दवाई खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। 1 साल गुजर चुका था। फिर चंदन मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे पति ने मेरे साथ जो जुल्म ज्यादती की थी, शायद उस वजह से भगवान ने यह खुशी मुझसे छीन ली थी। और फिर मुझ पर यह राज भी खुल गया था कि चंदन को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद चंदन के बजाय अपने पोती पोती के नाम कर गई थी। इसलिए चंदन को जो भी औलाद होगी वही सारी जायदाद की असली हकदार होगी। जब तक चंदन की कोई औलाद नहीं हो जाती तब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहती और चंदन को सिर्फ लिमिटेड खर्च दिया जाता। यह बात भी गुस्से में एक दिन चंदन ने मुझसे लड़ते लड़ते कह दी थी, और मैं समझ गई थी कि उसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी जो उसकी माँ ने चंदन की आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में चंदन को मालूम हुआ तो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने दिन तक बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं उस अस्पताल के प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद ना था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक ठाक हो चुके हैं। अरे आपकी बीवी पेट से है और 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म भी देगी। यह सुनकर तो मेरे दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक तो है ना आप? मैंने उसे गुस्से से देखा। मैंने कहा, अभी आपने किसके बारे में बात की है? कौन पेट से हो चुकी है? डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आपका ही तो इलाज कर रहा था। आपके पति की इजाज़त से मैंने आपका इलाज किया है। मैंने कहा, मैं कब से बेहोश हूँ? क्या किया गया है मेरे साथ, बताइए मुझे। क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो कहने लगा, आप सिर्फ 3 दिन से बेहोश हैं। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है
आपके पति को एक औलाद चाहिए थी और वो नेचुरल तरीके से होना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए ये सब किया है और वो हो गया जो आपका पति चाहता था। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे कि कैसी अंधेर नगरी थी। मुझे चंदन से नफरत सी महसूस होने लगी थी। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक जा सकता था, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मैं हैरान रह गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन चंदन अपने ऑफिस में था और फ़ोन पर डॉक्टर ने उसे यह खबर सुनाई थी, तो वह तेज़ रफ्तार से ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंच रहा था कि रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे को 1 मिनट देखना भी उसके नसीब में नहीं था। वह उसी वक्त मर चुका था। मुझे उसके मर जाने का कोई अफसोस न था। चंदन जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगा था, तो भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत पर सिर्फ भगवान का हक है। ऐसे ही कुछ दांव चंदन भी कर रहा था कि जब वह चाहे अपने बच्चे को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे उसे मार सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इंसान से बढ़कर जो है वो भगवान है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया था। चंदन की बॉडी को घर लाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग समझ रहे थे कि मुझे चंदन का मौत का सदमा लगा है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे चंदन के जाने का कोई दुख नहीं था। चंदन के जाने के बाद ज़िंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिलो जान से लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने पोते पोती के नाम कर रखी थी, जो अब कानूनी तौर पर मेरे पास आ चुकी थी। और इतनी प्रॉपर्टी थी कि अब मैं ज़िंदगी भर बैठकर खा सकती थी और आराम से मेरी ज़िंदगी कट सकती थी। मैंने अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।